हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। आज मैं नया एक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से लेकर आई हूँ। इसके मैं एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि ये एक्ट नंबर है 34। इसका जो इनैक्टमेंट डेट है वो है 23 अगस्त 2006 और जो इन्फोर्समेंट डेट होगा या कमेंसमेंट डेट जो तो ये है 28 मई 2008 और इसका एक्सटेंड है टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Under Section 2 of the Food Safety and Standard Act 2006, what does the Act declares? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 2 के अनुसार क्या घोषित किया गया है? ठीक है, तो सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? तो सार्वजनिक हित में संघ को खाद्य उद्योग का नियंत्रण लेना चाहिए। तो द यूनियन शुड टेक कंट्रोल ऑफ द फूड इंडस्ट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो वहाँ पे फूड इंडस्ट्री जो है उसका कंट्रोल यूनियन के हाथ में होना चाहिए। सेक्शन 2 यह घोषित करती है कि सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य उद्योग को अपने नियंत्रण में लेना आवश्यक है। इससे संसद को पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मानक और विनियमन से संबंधित कानून बनाने का संवैधानिक आधार मिलता है। तो सेक्शन 2 declares that it is expedient in the public interest for the union to take control over the food safety. This provides constitutional authority for parliament to legislate comprehensively on food safety standards and regulation across India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Section 3, subsection 1A, an adulterant refers to which of the following? तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलावट कारक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा एनी मटेरियल मेकिंग फूड अनसेफ, सबस्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड और कंटेनिंग एक्सटेंसियस मैटर। तो कोई भी सामग्री जो खाद्य पदार्थ को असुरक्षित, अवमानक, मिथ्या चिन्हित या बाह्य पदार्थ युक्त बनाती हो तो ऐसी चीज मिलावट कारक बोली जाएगी। धारा 3(1) के अनुसार मिलावट कारक किसी भी ऐसी सामग्री को कहा गया हो जो खाद्य पदार्थ को असुरक्षित, अवमानक, मिथ्या चिन्हित और बाहरी पदार्थ युक्त बना सकती है। ये जो डेफिनेशन है वो बहुत व्यापक है और सभी प्रकार की मिलावट को शामिल करती है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 3 subsection 1A, an adulterant means any material that is or may be used to make food unsafe, substandard, misbranded or containing extraneous matter. This definition is broad and covers all intentional and unintentional adulteration. तो इसमें मतलब जो भी इंटेंशनली आपने मिलावट किया है या अनइंटेंशनली किया है, मतलब वो सब इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1B डिफाइंस एडवर्टाइजमेंट एज। तो विज्ञापन को कैसे परिभाषित किया गया है इसमें? तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है एनी वीडियो विजुअल पब्लिसिटी थ्रू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, नोटिस, लेबल और रेपर। तो किसी भी प्रकार की ऑडियो विजुअल प्रचार सामग्री जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, नोटिस, लेबल, रेपर आदि के माध्यम से होता है तो वो एडवर्टाइजमेंट में होता है। तो धारा 3 सबसेक्शन 1B के अनुसार विज्ञापन में किसी भी प्रकार की ऑडियो या विजुअल प्रचार सामग्री शामिल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, नोटिस,
सर्कुलर, लेबल और रेपर, इनवॉइस आदि के माध्यम से की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1J फूड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो खाद्य में क्या शामिल किया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1J के अकॉर्डिंग? तो एनी सब्सटेंस प्रोसीड पार्शियली प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो मानव उपभोग के उपयोग हेतु किसी भी पदार्थ को, चाहे वो प्रोसेस्ड किया गया हो या अनप्रोसेस्ड हो, मतलब उस पे प्रक्रिया की गई हो, अधूरी हो, या इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना, या अप्रसंस्कृत हो या अनप्रोसेस्ड हो, तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1J के अनुसार खाद्य वह कोई भी पदार्थ है, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, पार्शियली प्रोसेस्ड हो और अनप्रोसेस्ड हो, यदि वो मानव भोग के लिए अभिप्रेत हो। इससे जीएम फूड, पैकेज्ड पानी, मादक पेय आदि शामिल है, परंतु दवाइयाँ, प्रसाधन, पशु आहार, जीवित पशु तथा कटाई से पहले की फसलें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1O डिफाइंस फूड बिजनेस ऑपरेटर, FBO। तो किसे कहा गया है फूड बिजनेस ऑपरेटर? तो एनी पर्सन कैरिंग ऑन और ओइंग अ फूड बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। कोई भी व्यक्ति जो खाद्य व्यवसाय चला रहा हो या उसका स्वामी हो और अनुपालन के लिए जिम्मेदार हो। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1O के अनुसार खाद्य व्यवसायी वह व्यक्ति जो खाद्य व्यवसाय का स्वामी हो, उसे चला रहा हो तथा इस अधिनियम और नियमों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार हो। इसमें जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोसेसर है, ट्रांसपोर्टर है, स्टोरेज ऑपरेटर है, सेलर और जो कैटरर है, ये सब शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1ZZ डिफाइंस अनसेफ फूड एज। तो असुरक्षित खाद्य को कैसे परिभाषित किया गया है? तो खाद्य जिसमें विषैले पदार्थ, अस्वच्छ प्रसंस्करण, संक्रमण, मिथ्या चिन्ह या अत्यधिक संदूषण के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव हो, तो ऐसे फूड जो इंजूरियस टू हेल्थ हो ड्यू टू पॉइजन सब्सटेंस, अनहाइजेनिक प्रोसेसिंग, इन्फेस्टेशन, मिसब्रांडिंग और एक्सेस कंटेमिनेंट्स के कारण अगर कोई मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है तो वो अनसेफ फूड होगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1ZZ के अनुसार असुरक्षित खाद्य वह है जिसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाती है। इसमें विषैले पदार्थ, अस्वच्छ प्रसंस्करण, अवांछित मिलावट, प्रतिबंधित पदार्थ, संक्रमण, अत्यधिक कीटनाशक, मिथ्या चिन्हन आदि स्थितियां शामिल हैं। तो ये डिस्क्राइब करता है अनसेफ फूड एज फूड whose nature, substance and quality renders it injurious to health due to cause such as poison substance, unhygienic processing, substitution, prohibited additive and infestation, excess पेस्टिसाइड्स और मिसब्रांडिंग। तो ये सब चीज़ की अगर इसमें है तो वो अनसेफ फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which authority is established under section 4 subsection 1 of the Food Safety and Standard Act 2006। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर किस मतलब अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को इस्टेब्लिश किया गया सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के तहत। धारा 4 सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करेगी। यह प्राधिकरण अधिनियम में दिए गए सभी पावर्स और फंक्शंस का पालन करता है। दिस अथॉरिटी एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्मेंस द फंक्शन असाइन अंडर द एक्ट। तो एक्ट के अंतर्गत जो भी फंक्शन और पावर दिए गए ये इसको
फुलफिल करेगी, उनका पालन करेगी। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 द फूड अथॉरिटी शैल बी अ, तो ये क्या होगी, ये जो प्राधिकरण है वो क्या कहलाएगा, तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि FSSAI एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा जिसे क्या है, स्थायी उत्तराधिकार मतलब परपेचुअल सक्सेशन होगा, उसका कॉमन सील होगी, पावर टू एक्वायर मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के पावर होगी, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, उसको अपने पास रखे रखना या उसको डिस्पोज करने की पावर होगी, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना या किसी स्यू करना या उस पर स्यू किया जा सकता है, ये सारे उसके पास राइट होंगे, तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूट द फूड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, तो ये जो फूड अथॉरिटी है इसमें कितने टोटल मेंबर होना चाहिए, तो इसमें जो टोटल मेंबर होंगे 23। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जो फूड अथॉरिटी है वो 22 इसमें टोटल मेंबर होंगे प्लस एक चेयरपर्सन होगा, तो टोटल 23 मेंबर्स हो जाएंगे। और इसमें ये भी मैंडेट है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, तो इसमें से 1/3 सदस्य विमेन होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स not below joint secretary rank represent central government ministries under section 5 subsection 1A, तो केंद्र सरकार के मंत्रालय से कितने पदेन सदस्य मतलब जो एक्स ऑफिशियो है वो कितने होना चाहिए, ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स होने चाहिए। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1A के अनुसार ex officio members representing various ministries such as agriculture, commerce, health, etc. ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करते हो 7 मेंबर जो है, और ये जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबोव के रैंक के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, तो जो सेक्शन 6 में जो सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, उसका अध्यक्ष कौन हो सकता है, ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन बी। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में स्पष्ट है कि कैबिनेट सचिव जो कैबिनेट सेक्रेटरी शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी constituted for appointing FSSAI चेयरपर्सन एंड मेंबर, तो ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो क्या करेगी, वो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करेंगी। FSSAI के जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगी, सिलेक्शन कमेटी करेगी, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कैबिनेट सचिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per section 7 subsection 1, what is the term of office for the chairperson and members other than ex officio, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, है ना, जो एक्स ऑफिशियो है उनको छोड़कर जितने भी इसमें अपॉइंटमेंट होंगे, ठीक है, तो उनका कितना कार्यकाल होगा, कितने टाइम तक काम करेंगे, तो ऑप्शन बी 3 इयर्स तक। धारा 7 के अनुसार अध्यक्ष और पदेन को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है तथा वे 3 वर्ष के लिए नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो चेयरपर्सन है जो उसको और ऐसे मेंबर जो एक्स ऑफिशियो है उनको छोड़कर जितने भी यहाँ पर्सन होंगे काम करने के लिए वो 3 साल तक के लिए काम कर सकते हैं, और वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए अनदर 3 इयर्स के लिए।
नेक्स्ट है मैक्सिमम सॉरी maximum age limit for the chairperson of FSSAI as per the proviso to section 7 subsection 1 is ना। तो यहाँ पे जो उसके अध्यक्ष की अधिकतम आयु की सीमा कितनी बताई है? 65 years, ऑप्शन सी। तो सेक्शन से proviso to section 7 subsection 1 state that the chairperson shall not hold office after attaining the age of 65 years। ठीक है, तो 65 साल की उम्र के बाद वो पद से हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसको एक मतलब खाद्य प्राधिकरण का फूड अथॉरिटी का, तो वो कौन नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो वो कौन होगा वो पर्सन? तो ऐसा पर्सन जो होगा वो होगा एन ऑफिसर नॉट बिलो एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो अतिरिक्त सचिव के ऊपर का जो जितने भी मतलब ऑफिसर होंगे वो उनमें से अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 that the chief executive officer of the authority shall be an officer not below the rank of additional secretary to the government of India। Next question. Under Section 10, Subsection 1A of the Food Safety and Standard Act 2006, the Chief Executive Officer is responsible for which of the following? ठीक है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा? तो होगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो खाद्य प्राधिकरण का दैनिक प्रशासन के लिए वो यहाँ पर उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अनुसार सीईओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी। दिस इंक्लूड्स रूटीन ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per section 10 subsection 1b, the CEO prepares work program proposals in consultation with। तो जो सीईओ है वो कार्यक्रम का जो प्रपोजल तैयार किया जाएगा वो किसके परामर्श से करेगा? तो वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के परामर्श से प्रिपेयर करेगा। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1b provides that the CEO prepares proposal for the food authority's work program in consultation with the central advisory committee। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेक होल्डर ग्रुप? तो वो 2 मेंबर्स ईच। तो केंद्रीय सलाहकार समिति में जो प्रत्येक हित समूह से सदस्य होंगे वो 2 मेंबर्स होंगे ईच जो समूह है उससे। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 स्पेसिफाइज 2 मेंबर्स ईच रिप्रेजेंटिंग फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर रिसर्च बॉडीज एंड फूड लेबोरेटरीज, है ना। तो यहाँ से वो हर उससे 2-2 मेंबर्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी मस्ट इंश्योर कोऑपरेशन बिटवीन। जो केंद्रीय सलाहकार समिति है निम्न के मतलब बीच उपयोग सहयोग सुनिश्चित करती। किन के बीच करती है? तो फूड अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो इनके बीच वो कोऑर्डिनेशन करती है। जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है वो फूड अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच कोऑपरेशन करती है। अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 Central Advisory Committee ensure close cooperation between the food authority and enforcement agency working in the food sector। Next है Section 13 subsection 1 mandates that scientific panels shall consist of। तो जो वैज्ञानिक पैनल है वो किससे मिलकर बनेंगे? क्या होंगे इसमें? तो ये इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स।
ना, तो यहाँ पे जो पैनल होगा इसमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होना चाहिए। Section 13, subsection 1 clearly state that each scientific panel comprises independent scientific experts, ensuring unbiased scientific evaluation, ताकि क्या होगा, जो वैज्ञानिक निष्कर्ष है वो निष्पक्ष रहे। नेक्स्ट है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट साइंटिफिक कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ, जो साइंटिफिक कमेटी है वो उसमें कितने सदस्य, मतलब किन सदस्यों से मिलकर बनेगी, वो चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल एंड 6 एक्सपर्ट्स, तो है ना, तो वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और 6 विशेषज्ञ होंगे इसमें, जो साइंटिफिक कमेटी है। सेक्शन 14 subsection 1 says the scientific committee includes chairperson of all scientific panels and 6 independent scientific experts। तो सेक्शन 13 में साइंटिफिक पैनल बताया गया है और जो सेक्शन 14 है उसमें साइंटिफिक कमेटी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक कमेटी एंड पैनल्स आर अपॉइंटेड फॉर, है ना, तो जो वैज्ञानिक समिति और पैनल के सदस्य कितने समय के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, तो ये 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं और इसे रिन्यूएबल भी किया जा सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट द साइंटिफिक कमिटी एंड पैनल्स टेक डिसीजन बाय, तो जो वैज्ञानिक समिति और पैनल है वो निर्णय कैसे लेते हैं, मतलब जो निर्णय लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड डिसेंडिंग ओपिनियन मस्ट आल्सो बी रिकॉर्डेड, और जिन्होंने असहमति बताई है उनके विचारों को दर्ज मतलब रिकॉर्ड भी किया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर विच प्रोविजन इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड, तो किस प्रावधान के अंतर्गत फूड अथॉरिटी का मुख्य कर्तव्य सेफ एंड होलसम फूड सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में बोला गया है, सेफ एंड होलसम फूड, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है वो यहाँ पे इंश्योर करना है फूड अथॉरिटी को, तो सेक्शन 16 में बोला गया। सेक्शन 16 subsection 1 clearly state that FSSAI shall regulate and monitor manufacture, processing, distribution, sale and import of food to ensure safe and wholesome food। तो ये धारा क्या बोलती है, FSSAI जो है वो किसी भी फूड का जो निर्माण हो रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो सेल हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है, उस पर नियंत्रण रखेगा ताकि भोजन सुरक्षित और पौष्टिक बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन फूड एडिक्टिव्स कंटेमिनेंट एंड रेसिड्यूज की लिमिट तय करने की शक्ति किस उपधारा में दी गई है। ठीक है, तो ये जो दिए है ये है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B में दिया गया है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B जो है वो FSSAI को फूड एडिक्टिव्स, कीटनाशक अवशेष, ड्रग अवशेष, भारी धातु आदि की सीमा तय करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे कास्टिंग वोट कौन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो होगा चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग मेंबर, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला जो सदस्य होगा वो कास्टिंग वोट करेगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इफ वोट्स आर इक्वल द चेयरपर्सन और द प्रिसाइडिंग मेंबर हैज द राइट टू
सेकेंड और कास्टिंग वोट, तो यहाँ पे राइट सेम चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग मेंबर के पास है। नेक्स्ट है, डज द सीईओ हैव द राइट टू वोट इन फूड अथॉरिटी मीटिंग? तो जो सीईओ है उसको क्या राइट है मीटिंग में वोट देने का, मतदान करने का? तो नहीं है। सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यहाँ पे वोट करने का राइट नहीं है। अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 द सीईओ में पार्टिसिपेट बट नो वोटिंग राइट, है ना, वो पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट है, विच सबसेक्शन अलाउज प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स व्हेन साइंटिफिक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट? तो जहाँ वैज्ञानिक अनिश्चितता हो वहाँ अस्थायी जोखिम प्रबंधन उपाय अपनाने का प्रावधान किस उपधारा में है? ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत है। मतलब यहाँ पर ये कुछ पूछा गया कि अगर कोई हानिकारक प्रभाव की संभावना है लेकिन अगर कोई साइंटिफिक जो प्रूफ है वो प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पर फिर प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन मस्ट द फूड अथॉरिटी इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द नेचर ऑफ फूड रिलेटेड रिस्क? तो जो फूड रिलेटेड रिस्क है उसके बारे में पब्लिकली बताने का फूड अथॉरिटी को जो बोला गया है वो कौन सा सेक्शन में दिया है? सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के तहत ये बोला गया है। नेक्स्ट है, वेयर इज द एग्जम्पशन ऑफ फार्मर एंड फिशरमैन प्रोवाइडेड? तो किसानों और मछुआरों को FSSA के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? तो ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 में ये दिया गया है। Section 18 subsection 3 states that the act does not apply to farmer, fishermen, farm level produce, livestock, एक्वाकल्चर एंड फार्मिंग ऑपरेशंस, है ना। तो किसानों, मछुआरों, खेती और फार्म स्तरीय उत्पादन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। चलिए, तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 में बोला गया। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।